हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं आज आपके सामने अपनी एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आप सभी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं और हमारे साथ एक और आश्चर्य से भरपूर सफ़र के लिए तैयार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हर किसी को अपने जीवन से प्यार होता है और सभी एक सुरक्षित और सुंदर ज़िंदगी चाहते हैं। पर आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जीवन के बाद भी एक सुरक्षित और संरक्षित जीवन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ममीफिकेशन या फिर प्रिजर्विंग द डेड की प्रक्रिया के बारे में। ममीकरण एक समय पर बहुत सी प्राचीन समाजों में से एक व्यापक प्रथा थी। कई दशकों से ममीज डरावनी फिल्मों और गौथिक उपन्यासों में इस्तेमाल की गई हैं और गुप्त धार्मिक संस्कारों के रूप में दर्ज की गई हैं। लेकिन असल में ममीकरण प्राचीन काल में एक सम्मानित परंपरा थी जिसका बहुत ही गहरा धार्मिक महत्व था। यह बहुत ही कुशल विशेषज्ञों के द्वारा की जाती थी। इस प्रथा से मृतकों को पूजते हुए, विशेष रूप से जीवन के बाद के जीवन में विश्वास रखते हुए, मृतकों के अनंत काल के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा ममीज आकस्मिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा भी बन जाती हैं। यह तब हो सकता है जब एक मृत शरीर अत्यधिक ठंड, बहुत शुष्क परिस्थितियों या किसी अन्य पर्यावरणीय कारक के संपर्क में आता है जो क्षय के विरुद्ध काम करता है। चलिए, ममीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद अब बात करते हैं दुनिया की सबसे फेमस ममीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑजी द आइसमैन की। ये मम्मी नेचुरल ममीफिकेशन से बनी थी और 1991 में एल्प्स की वादियों में पाई गई थी। शुरू में ऑस्ट्रियन अधिकारियों के द्वारा ये मम्मी किसी पर्वतारोही की मानी जाती थी। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये मम्मी कॉपर एज के किसी आदमी की थी। ऑजी की खोज समुद्र तल से 10,530 फीट यानी कि 3210 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रे में की गई थी, जो पश्चिमी ऑस्ट्रिया के नज़दीकी ओत्सल घाटी से बहुत ऊपर है। वह 5300 साल पहले रहा करते थे। 2013 की एक रिसर्च के अनुसार ऑजी की मृत्यु हिंसक थी और उसकी मृत्यु एक तीर लगने के बाद हुई थी। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि अंतिम समय में उसके सर पर एक भारी चोट भी आई थी। इस मम्मी ने यूरोप के कॉपर एज के बारे में बहुत कुछ बताया। उसके जीन बताते हैं कि वह मध्य यूरोप का एक मूल निवासी था और उसके पेट की सामग्री से पता चलता है कि उसने आईबैक्स मांस खाया था। वह करीबन मध्य 40 की उम्र का था और गठिया से ग्रसित था। इसके साथ ही उसकी संकुचित आर्टरीज थीं और आंतों में पैरासाइट का वास था। लेकिन उसने अपने दर्द का इलाज करने के लिए एक्यूपंक्चर और औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी माने जाने वाली रोज़ालिया लम्बार्डो की। यह मम्मी पलक झपकती सी प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि वह अपनी आंखें खोले हुए है। यह मम्मी पेलर्नो, इटली में कैथोलिक कैपुचिन टॉम्ब में रेस्टिंग है। रोज़ालिया की मृत्यु 1920 में हुई, अपने दूसरे जन्मदिन से ठीक एक सप्ताह पहले। उसकी स्पेनिश फ्लू के कारण हुए निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। रोज़ालिया के जाने से उसके पिता इतने दुखी थे कि उन्होंने अपने बच्चे को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रसिद्ध सिसिलियन प्रोफेसर अल्फ्रेडो सलाफिया को बुलाया। इस प्रसिद्ध एम्बॉलमेंट ने रोज़ालिया को इतने सुंदर रंग से ममीकृत कर दिया कि उसकी आंतरिक अंग अभी भी एक सदी बाद भी बरकरार है। रोज़ालिया की त्वचा अभी भी चिकनी है और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी स्मूथ है। उसके सुनहरे बाल बड़े सुंदर ढंग से रेशम के बोझ से बंधे हुए हैं और सबसे भव्य रूप से उसकी गोरी पलकों के नीचे उसकी क्रिस्टल नीले आंखें दिखाई देती हैं। दरअसल रोज़ालिया की आंखें ब्लिंक करना एक ऑप्टिकल भ्रम है जो कि प्रकाश द्वारा निर्मित होता है। जब प्रकाश बदलता है और विभिन्न कोनों से उसकी आंखों पर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आंखें खुल रही हैं। रोज़ालिया की मम्मी उसके पिता के निर्देश अनुसार हमेशा के लिए जीवित है और उसे स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ पेलर्मो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एक और बेहतरीन रूप से संरक्षित मम्मी लेडी दाई के बारे में। द लेडी ऑफ दाई, जिसे दीवा मम्मी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी हान राजवंश की 2100 साल पुरानी मम्मी है और अब तक का सबसे अच्छा संरक्षित प्राचीन मानव है। यह मम्मी 1971 में चाइना की चैंगजा सिटी के पास द्वितीय विश्व युद्ध की एक एयर रेड शेल्टर में मिली। लेडी ऑफ दाई का नाम जिन हुई था और वह दाई के हान साम्राज्य के शासक की पत्नी थी। शिनजुई की मृत्यु 178 और 145 ईसा पूर्व के बीच लगभग 50 वर्षों की आयु में हुई थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसे 2 सहस्राब्दी से अधिक समय पहले दफनाया गया था, उसकी त्वचा अभी भी नम और लोचदार थी। उसके जोड़ अभी भी लचीले थे, उसकी पलकों तक और उसकी नाक के बाल अभी भी बरकरार थे।
उसकी नसों में रक्त के थक्के पाए गए और कॉरोनरी हार्ट अटैक के साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, यकृत रोग और पित्त की पथरी जैसी अन्य बीमारियों के प्रमाण पाए गए। लेडी दाई का 50 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जो कि मोटापे, व्यायाम की कमी और अत्यधिक आहार के कारण हुआ। सोचिए कितने अच्छे से प्रिजर्व्ड होगी ये मम्मी कि दाई के पेट और आंतों में 138 अपचित तरबूज के बीज भी पाए गए थे। उसके शरीर को रेशम की 20 परतों में लपेटा गया था और वह 80 लीटर अज्ञात तरल में पाया गया, जिसमें कुछ मैग्नीशियम के साथ हल्का एसिडिक तत्व था। अब बात करते हैं करीबन 3000 साल पुरानी इजिप्ट की फेमस मम्मी रामसेस II की। रामसेस द ग्रेट ने इजिप्ट पर तकरीबन 68 साल तक राज किया। रामसेस II 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर से अधिक लंबा था। उन्होंने 90 वर्ष की आयु के आसपास मरते हुए एक लंबा जीवन जिया। 2014 से शोध में पता चलता है कि रामसेस को हड्डी की बीमारी थी, जिसे डिफ्यूज्ड इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टिसिस कहा जाता है, जो रीढ़ के पास के लिगामेंट्स को सख्त बना देता है, जिससे लचीलापन कम हो जाता है। यह मम्मी अब मिस्र के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। राजा रामसेस II की मम्मी दीर अल बहारी में रॉयल कैशेट DB 320 में मिली थी। यह पूरी तरह से लिनन की पट्टियों से ढका हुआ था, जिस पर राजा का नाम और हिराटिक लिपि में उपलब्धियां हैं। इस मम्मी के बाल रेशमी हैं और उसके नथुने रेजिन और बीज से भरे हुए हैं। उनके शरीर को मूल रूप से किंग्स की घाटी वेस्ट थेब्स में दफनाया गया था, जैसा कि एक राजा के लिए प्रथागत था। लेकिन प्राचीन मिस्र के पुजारियों ने बाद में बड़े पैमाने पर लुटेरों को विफल करने के लिए इसे स्थानांतरित किया। 1974 में आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि एक फंगल संक्रमण की वजह से इस मम्मी की स्थिति बिगड़ रही है। इसी वजह से मम्मी को इलाज के लिए पेरिस ले जाया गया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि यात्रा से पहले रामसेस को इजिप्शियन पासपोर्ट जारी किया गया। इस पासपोर्ट में इनके व्यवसाय को मृतक राजा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 8 महीने की गहन देखभाल के साथ रामसेस अमरता के एक नए दौर के लिए तैयार थे। 10 अप्रैल 1977 को फ़ारो को फिर से काहिरा लाया गया और मिस्र के संग्रहालय में अन्य शाही मम्मियों के साथ प्रदर्शित किया गया। अंत में बात करते हैं एक ऐसी मम्मी की जिसके बिना ये सफ़र अधूरा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं किंग टुट या फिर तुतनखामेन की मम्मी के बारे में। तुतनखामेन की मम्मी ने फ़ारोज़ की मम्मी के अभिशाप को और भी लोकप्रिय कर दिया। प्राचीन मिस्र के समय में श्राप आम थे और फ़ारोज़ जैसे जीवित या मृत अधिकार के प्रतीकों से जुड़े हुए थे। मकबरे में प्रवेश पर लिखे लेखों में अक्सर ये बात की जाती थी कि उन्हें परेशान करने वाला व्यक्ति पर फैसला लेने के लिए जीवन में वापस आया जाएगा। जिन लोगों ने ऐसी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, उन्होंने अपने जोखिम पर ऐसा किया और उनके साथ जो भी कुछ होगा वह चेतावनी की अवज्ञा के उनके कार्य से जुड़ा था। श्राप मकबरे के हमलावरों और पुरातत्वविदों के बीच अंतर नहीं करता है और कहा जाता है कि यह दुर्भाग्य, बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बनता है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि टाइटैनिक शिप के डूबने की घटना को भी एक मिस्र की मम्मी से जोड़ा गया है। यह लॉर्ड सेंटरवेल के अनुरोध पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क भेजे गए कार्गो में से एक था। यह मम्मी मिस्र के एक भविष्यवक्ता की शरीर था जिसने अमेनहोटेप IV के शासनकाल के दौरान लोकप्रियता हासिल की थी। उसकी कब्र पर एक कलाकृति में यह श्राप लिखा था। मम्मीज का श्राप पहली बार नवंबर 4, 1922 में लक्सर, इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स में मिले तुतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद एक बड़े रूप में दुनिया में जाना गया। यह मकबरा खजाने से लदा मिला था। उन कलाकृतियों में से कुछ, जैसे उनका डेथ मास्क, व्यापक रूप से जाना जाता है। यह सेमी प्रेशियस स्टोन से लदा हुआ करीबन 10 किलो का मास्क तुतनखामेन को एक लंबी दाढ़ी और एक कोबरा और एक गिद्ध धारण करने वाली टोपी के साथ दर्शाता है। इसी के साथ उस मकबरे में सैकड़ों वस्त्र थे, जिसमें से 12 शानदार वस्त्र थे और दर्जनों सैंडल। तुतनखामेन की मम्मी एकमात्र शाही मम्मी है जो पूरी तरह से अविचलित पाई गई है। 3300 साल पुरानी इस मम्मी की प्रारंभिक जांच के बाद यह अनुमान लगाया गया कि तुतनखामेन लगभग 19 साल की उम्र का एक किशोर था। इसी छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यह माना जाता है कि तुतनखामेन 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के रूप में राजा नहीं बने। कई लोग उसे लड़का राजा या बाल राजा कहते हैं। हाल ही में एक्सरे, सीटी स्कैन और DNA परीक्षण का उपयोग करते हुए अध्ययनों में पता चला है कि तुतनखामेन को मलेरिया के साथ साथ कुछ अन्य चिकित्सा स्थितियां जैसे कि फट्टा तालु भी था। मरने से ठीक पहले उनका पैर भी टूट गया था। यह जानकारी हमें तुतनखामेन की मौत से पहले के स्वास्थ्य की तस्वीर बनाने में मदद करती है, कि हमें यह ठीक नहीं बताता
कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, सिवाय इसके कि उसकी हत्या किए जाने के कोई संकेत नहीं है। 1922 में तूतनखामुन का मकबरा खोला गया था, जिसमें उसने फूलों से बना कॉलर पहन रखा था। वे अच्छी स्थिति में थे क्योंकि वे उसके साथ ताबूत में बंद थे। प्राचीन मिस्रवासियों मम्मीकृत करने के लिए एक नुस्खे का पालन करते थे। इसमें मस्तिष्क और आंतरिक अंगों को निकालने के बाद शरीर को सुखाने के लिए नेट्रॉन नामक नमक का उपयोग किया जाता था। उससे एक ऐसी मम्मी का निर्माण होता था जो कि हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती है। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि आत्मा या को के बाद के जीवन में अस्तित्व में रहने के लिए अपने शरीर में लौटने की आवश्यकता थी, लेकिन का को अपने शरीर को पहचानने में सक्षम होना बेहद जरूरी था। इसी के चलते तूतनखामुन के चेहरे को और अत्यधिक जीवंत बनाने के लिए रेजिन जैसे पदार्थों को चेहरे की त्वचा के नीचे धकेल दिया गया ताकि वह मोटा हो जाए और आत्मा उसे पहचान पाए। मम्मी पर स्टडी कर रहे हावर्ड कार्टर की टीम के कुछ सदस्यों और अन्य प्रमुख आगंतुकों की मृत्यु के तुरंत बाद कब्र से जुड़े अभिशाप पर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड की कैनरी बर्ड की एक कोबरा के द्वारा मृत्यु, जो कि इजिप्शियन मोनार्की का एक प्रतीक होता है। सबसे पहली मानव मौत लॉर्ड कॉर्नरवॉन की हुई थी, जिन्होंने एक्सकेवेशन को फंड किया था। उसे एक मच्छर ने काट लिया था और बाद में शेविंग करते समय उसने गलती से उस जगह को और काट लिया। यह संक्रमित हो गया और इसके परिणाम स्वरूप ब्लड पॉइजनिंग हो गई। अधिक हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर डेरी द्वारा तूतनखामुन के शरीर पर की गई पहली शव परीक्षा में बताए गए गाल पर ठीक ऐसा ही घाव पाया गया था। लेकिन चूंकि कॉर्नरवॉन को 6 महीने पहले दफनाया गया था, इसीलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि राजा पर घाव का स्थान कॉर्नरवॉन के साथ मेल खाता था या नहीं। इसी के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेनरी फील्ड ने बताया कि कैसे कार्टर के दोस्त सर ब्रूस इंग्राम को दिया गया एक पेपर वेट, जो कि मम्मीकृत हाथ से बना था, उसकी कलाई पर एक स्कारब ब्रेसलेट लगी हुई थी जिस पर लिखा था, शापित हो वह जो मेरे शरीर को हिलाता है, उसके पास आग, पानी और महामारी आएगी। उपहार प्राप्त करने के तुरंत बाद इंग्राम का घर जल गया। उसके बाद जब उसे फिर से बनाया गया तब बाढ़ आ गई। मकबरे के आगंतुक जॉर्ज जे जोर्डवान की 16 मई 1923 को फ्रेंच रिवेरा में मृत्यु हो गई थी। गौर फरमाने की बात यह है कि मकबरे को देखने के बाद ही उनको बुखार आया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई। हालांकि इन सभी घटनाओं के बावजूद अनेक लोग इस अभिशाप में विश्वास नहीं रखते और इन मृत्यु या घटनाओं को तूतनखामुन के मकबरे से जोड़कर नहीं देखते। ये था आज का रोमांचक और हैरत अंगेज करने वाला सफ़र। जल्दी लौटेंगे एक और अतरंगी सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने यारों प्यारों का ध्यान रखें।